बॉटनिकल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर चंचल। सेल बायोलॉजी में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल को डिस्कस कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह इसे क्यों कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलती है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कॉलिकर ने करी है। स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है वो सी बैंडा ने दी है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म सी बैंडा ने दी है। एंड अगर बात करें इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसने करी है, तो कॉलिकर ने करी है। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइटो प्लस कॉन्ड्रिया, माइटो का मतलब यहाँ पर होता है फिलामेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कहा जाता है। वही कॉन्ड्रिया की बात करें तो इसका मतलब होता है ग्रैन्यूल, जिसे आप क्या कहते हो, कणिका, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, फिलामेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, सूत्र कणिका होते हैं, इसीलिए इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सूत्र कणिका भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, झिल्ली युक्त संरचना है। और हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें सेल्यूलर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का निर्माण देखने को मिलता है। बहुत बार यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जहां पर एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जब आप आगे हम अभी पढ़ेंगे तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहां पर एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है। और ये जो एटीपी सिंथेज होता है ये एटीपी का निर्माण करता है, जो सेल्यूलर एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलता है। जितनी भी कोशिकीय क्रियाएं देखने को मिलती है, सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्रोवाइड होती है। क्लियर है यहाँ पर इतना। अब थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर संरचना दिखाई गई है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पहले आप संरचना देखो कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, बेलनाकार आकृति हमें इसकी देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन है। एक तो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वहीं आप ये इनर मेम्ब्रेन को अगर देखोगे तो यहाँ पर ये फोल्डेड फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है। फोल्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो राइबोसोम की प्रेजेंस भी होती है, ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है अंदर इनर मेम्ब्रेन के वाला अंदर जो पार्ट होता है उसे हम मैट्रिक्स यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इन सभी चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं। सो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी झिल्ली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अंदर की तरफ अगर हम देखें तो इनर मेम्ब्रेन होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्ड्स में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये क्या है, हमारी इनर मेम्ब्रेन है, अंतः झिल्ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ये वाला जो भाग है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखते हो, ये वाला जो भाग होता है इसे आप क्या कहते हो, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इसे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एटीपी सिंथेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन वाला भाग होता है यहाँ पर इसकी सरफेस पर हमें देखने को मिलते हैं एटीपी सिंथेज, जो कि क्या करेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही मैट्रिक्स पोर्शन में ही अगर हम बात करें, यहाँ पर ही कहीं हमें डीएनए देखने को मिलता है। मैंने बताया था 3 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास
पास डीएनए देखने को मिलता है। एक तो न्यूक्लियस है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है और तीसरा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस में ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास भी हमें डीएनए देखने को मिलता है। तो ये इतनी चीज यहाँ पर क्लियर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर बाउंड्री देखने को मिलती है। थिकनेस की बात करेंगे तो 60 to 75 एंगस्ट्रॉन थिक मेम्ब्रेन ये होती है। ठीक है, फ्रीली परमिएबल होती है, फ्रीली परमिएबल होगी टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो छोटे अणु होते हैं उनके लिए फ्रीली परमिएबल होती है। स्टार मार्क करके आपको ये चीज लिखनी है। फ्रीली परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि ये जो मान लीजिए हमारी आउटर मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से, है ना, सेम यही ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन की प्रेजेंस होती है। इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या कहा जाता है, पोरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोरीन्स कहते हैं। तो ये जो पोरीन्स हैं ये चैनल्स का फॉर्मेशन करते हैं इस मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो आउटर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। सो एक तो आउटर माइटोकॉन्ड्रिया में पोरीन्स की प्रेजेंस होती है जिसकी वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं। अब आजकल जो है यहाँ पर प्रेजेंट एंजाइम्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के इलोंगेशन, दीर्घीकरण के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन के ऑक्सीकरण वाले एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन के डिग्रेडेशन वाले जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। लास्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो अच्छे से ये चीजें पता होनी चाहिए। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है NADH, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर किनुरेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लास्ट ईयर ये पूछा गया था यहाँ से ये क्वेश्चन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेज। एंड यहाँ पर होते हैं फैटी एसिड कोएंजाइम A लाइगेज। ठीक है, तो स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, ये सभी एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। सो बात कर लेते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो हमें स्मूथ देखने को मिलती है, बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्मूथ ना होकर कैसी होती है, यूं फोल्ड्स के फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, कैसी होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब अगर परमेबिलिटी की बात करें तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो फ्रीली परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोरीन्स की प्रेजेंस होती है जो कि चैनल बनाते हैं मेम्ब्रेन में, और उसकी वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स आराम से अंदर आ जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो ये कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाई कंटेंट होता है एक स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड का, जिसे क्या कहा जाता है, कार्डियोलिपिन कहते हैं। स्टार मार्क करके आपको ये चीज लिखनी है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो कार्डियोलिपिन का हाई कंटेंट प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से ये कैसी होती है, इम्परमिएबल होती है। अब क्वेश्चन जो है वो आजकल पूछे जाते हैं एंजाइम से रिलेटेड। ठीक है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस होती है वो आपको देखना है, स्टार मार्क करके चीज लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ETC के, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन के, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब मैं इस चीज को डिटेल में आपको वहां अच्छे से समझा दूंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ एंजाइम्स के नाम ध्यान रखने हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस होती है। 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होते हैं, इनके नाम से क्वेश्चन अभी रिसेंटली में ही पूछा गया था। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है इसे कहा जाता है NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। इसे ये नाम क्यों दिया गया है, जब मेटाबॉलिज्म वाला लेक्चर मैं आपको कराऊंगी वहां पे अच्छे से समझा दूंगी इसका नाम ऐसा क्यों है। अभी के लिए आप नाम ध्यान रख लीजिए। उसके अलावा सेकंड कॉम्प्लेक्स को कहा गया है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज होता है। थर्ड कॉम्प्लेक्स यहां पर है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। एंड लास्ट 4 कॉम्प्लेक्स जो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होता है वो है हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, इन चारों के नाम आपको स्टार मार्क करके याद जरूर कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा यहां पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो मैंने बताया था ATP सिंथेज। ठीक है, ATP सिंथेज जो है वो भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ही होता है, जो कि क्या बनाएगा, ATP का फॉर्मेशन करता है। सिर्फ इतनी चीजें आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ध्यान रखनी है। क्लियर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अंदर एक फ्लूइड जैसी जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में स्टार मार्क करके लिखना, सिट्रिक एसिड साइकिल की रिएक्शन हमें यही देखने को मिलती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड टॉपिक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में अच्छे से समझाऊंगी वहां पर। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल की रिएक्शन यहां पर होती है। उसके अलावा इसी मैट्रिक्स पार्ट में हमें DNA देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं प्रेजेंट होता है। उसके अलावा राइबोसोम भी यहीं पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है। अब ऐसा नहीं है माइटोकॉन्ड्रियल DNA तो भाई अपना काम खुद का चला रहा है, सेमी फॉर्म में होता है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत काम न्यूक्लियस से चलता है और बाकी का काम यहाँ से चलकर आता है। ठीक है, उसके अलावा इसके पास अपना राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम होगा तो ये कुछ प्रोटीन्स जो है अपनी यहाँ से बना लेता है। अधिकतर प्रोटीन्स कहां से बनकर आती हैं, जो न्यूक्लियस में जो हमारे ER में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनसे बनकर आती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस वाले DNA का रोल मेन होता है, और जो हमारा साइटोसोल में राइबोसोम प्रेजेंट है, हमारे ER में जो राइबोसोम प्रेजेंट है उनका रोल होता है। बाकी कुछ प्रोटीन्स अपने राइबोसोम से ये यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, अब स्टार मार्क करके ये चीज ध्यान रखनी है कि ये मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन से। जैसे कि बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है बाइनरी फिजन, वैसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये कुछ फोल्ड्स के फॉर्म में इस तरीके से है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक खांच जो है, फोरो जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बनकर आएगी, और ये इनर वाली मेम्ब्रेन हमारी इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, और आगे जाके क्या होगा, इससे ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाइनरी फिजन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। इतनी चीज क्लियर है? सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की। ठीक है, ये थ्योरी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको यहाँ पर आप स्टार मार्क करके लिखना। पहली चीज तो ये थ्योरी किसने दी है, लिन मार्गुलिस ने दी है। इन्होंने क्या कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इवोल्यूशन हुआ है वो बैक्टीरिया से ही हुआ है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे एविडेंस है जो सपोर्ट करती है इस थ्योरी को। पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरिया में आपको क्या एक रिसेम्बलनेस देखने को मिलती है कि ये पहली चीज तो कैसे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, कैसे है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। हमने अभी देखा बाइनरी फिजन की रिएक्शन ये करते हैं, उसके थ्रू ही क्या है, ये अपनी मतलब मल्टीप्लिकेशन वहां पर करते हैं। दूसरा इसमें क्या हो जाता है,
डबल मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं जस्ट लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। उसके अलावा इनमें क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, जैसे बैक्टीरिया में होता है वैसे ही इनका डीएनए देखने को मिलता है। उसके अलावा इनमें क्या होते हैं, राइबोसोम की प्रेजेंस होती है बैक्टीरिया की तरह ही। इसमें एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया के जैसे ही। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो भी बिल्कुल बैक्टीरिया के जैसे ही होता है। ठीक है, साइज की अगर हम बात करेंगे तो साइज भी इनकी बिल्कुल बैक्टीरिया की जैसी ही होती है। तो ये कुछ हमारे एविडेंस हैं जो कि इस बारे में सपोर्ट करते हैं कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बिल्कुल सही कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस जो होता है साइटोप्लाज्मिकली देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूनिपेरेंटल ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब क्या है, मैटरनल इनहेरिटेंस यहाँ पर होती है, मैटरनल इनहेरिटेंस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें किससे देखने को मिलता है, मदर से इनहेरिटेड देखने को मिलता है, यानी कि फीमेल गैमेट होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रीब्यूट करते हैं जाइगोट में। ठीक है, स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, किससे मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया, मदर से देखने को मिलता है। एक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप थोड़ा लिख लीजिए, हो सकता है पूछा जा सके। तो देखिए, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बेसिकली कहे ट्रांसलोकेज प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, टॉम कहा जाता है, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। वहीं अगर हम बात करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रांसलोकेज प्रेजेंट है उसे टिम यहां पर कहा जाता है, ट्रांसलोकेज ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इतनी चीज क्लियर है। सो आई होप सो आपको लेक्चर जो है पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कमेंट में आप मुझसे अगर कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, ईआर अंतःप्रदवी जालिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।